सब अब मैं दोबारा से इसको चीजों को रिपीट करूं। कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या चीजें होती, पहले सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या थी, दो चीजें, तीन चीजें थी। स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क, कंप्यूट प्रोसेसर और रैम, और नेटवर्किंग जो एनआईसी, नेटवर्क एडाप्टर, प्रिंटर, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारी चीजें नेटवर्किंग में आ जाए। उसके बाद अगर हमें कोई एप्लीकेशन रन करनी है तो उसके लिए हमें एक पूरा सर्वर, एप्लीकेशन रन करनी है तो उसमें हमें छोटी सी भी एप्लीकेशन के लिए भी कम से कम तीन सर्वर तो लाजमी चाहिए। किसके लिए? डेटाबेस के लिए, उसके कोर सर्विस के लिए, और बैकअप के लिए। तो तीन तीन सर्वर तो हमें चाहिए ही चाहिए छोटी सी एप्लीकेशन के लिए भी। और उसके बाद जब ये देखा गया कि एक सर्वर कम, आपको तीन सर्वर चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, आपको एक कूलिंग सिस्टम चाहिए, लोग चाहिए, तो उसके लिए ये फिर सोचा गया कि क्यों ना हम इसको वर्चुअलाइज कर लें, एक ही मशीन में तीन चार मशीन हम बना लें। तो वर्चुअलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो उसमें वर्चुअलाइजेशन दो टाइप की हो गई, एक टाइप वन और दूसरा टाइप टू। टाइप वन में क्या होता था? टाइप वन में ये होता था कि आपके पास अगर आपके पास आप कोई सी भी मतलब एक हार्डवेयर पे, सर्वर पे आप कोई सी भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो, यानी कि आपने डायरेक्ट आपने एक सर्वर आपने किया और उसी के ऊपर आपने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर लिया, तो वो टाइप वन है। जिसका एग्जाम्पल कौन सा है? हाइपरवाइज विंडोज का हाइपरवाइजर है, उसका ईएक्सएस आई है वीएमवेयर का। और इसके अलावा बहुत सारे और जेम के हैं और सिट्रिक्स के हैं, बहुत सारे और हैं। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ सिंपल सिंपल इसकी बात कर लेते हैं कि हमें एक सर्वर जो है वो टाइप, हमने अगर डायरेक्ट हाइपरवाइजर किसी सर्वर हार्डवेयर के ऊपर किया इंस्टॉल, तो उसको बेयर मेटल कहते हैं। बेयर मेटल कहता है उसको। ठीक है। तो बेयर मेटल में क्या होता है कि बेयर मेटल में आप जब भी कोई भी ईसी कब जब भी कोई आप एक वर्चुअल मशीन बनाते हो, यानी कि पूरा एक सर्वर बना रहे होते हो किसी भी बेयर मेटल पे, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटी होती है ना जो सर्वर की, वो फिक्स हो जाती है। यानी कि रैम आपने ले ली, अगर आपका सर्वर है, टोटल जो मेन सर्वर आपका है उसकी टोटल रैम 32 GB रैम है। और और वो जो है 16 कोर का आपका जो है सर्वर है। और आपके पास कोई 1 TB का जो है स्टोरेज है, तो उसमें आप लिमिटेड ही बना पाएंगे ना वर्चुअल मशीन्स। अगर एक कोर के साथ बनाएंगे तो आप 16 ही बना पाएंगे मैक्सिमम वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। या अगर सेफ साइड पे भी रखें तब भी आपने जो दो के साथ बनाए तब भी 8 बना सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि जो आप अगर कोई वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वो फिक्स रहेगी। आप उसको यूज करें या ना करें, आपने एक मशीन बना दी तो वो फिक्स रहेगी। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों हम अपने अपने रिसोर्सेज को वर्चुअलाइजेशन में भी हम जाया कर रहे हैं, हम क्यों ना इसको टाइप टू पे यूज करें। टाइप टू में क्या क्या है? टाइप टू में ये है कि आपने एक बेयर मेटल का आपने एक सर्वर लिया, उस सर्वर पे ही आपने एक ओएस डाल दिया, यानी कि लिनक्स इंस्टॉल कर दी। और उसके अंदर आप अपने इमेजेस और अपनी चीजें आपने चलाना शुरू कर दी। उसमें ये होगा कि रिसोर्सेज आपके फिक्स नहीं होंगे। ठीक है। तो अब हम इस वक्त जो है, इस वक्त जिस जब हम अब 2025 में जब हम खड़े हुए हैं, तो हम मिक्स वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। टाइप वन भी यूज करते हैं, टाइप टू भी यूज करते हैं। जहां हमारे पास ज्यादा लोड होता है तो हम टाइप वन यूज कर लेते हैं, और जहां पे कम लोड होता है हमारे पास, यानी कि हल्की फुल्की कोई एप्लीकेशन है या इस तरह की चीजें हैं, तो हम टाइप टू भी यूज कर लेते हैं। अब आपको ये थोड़ी सी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि ये हम AWS किस तरह से आया। जब वर्चुअलाइजेशन हो गई तो क्या किया कि एक पूरा डेटा सेंटर बना दिया। किसी कंपनी ने पूरा का पूरा डेटा सेंटर बनाया, बहुत सारे सर्वर्स वहां पे इंस्टॉल कर दिए। और वहां पे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सर्वर्स इंस्टॉल करके उन सर्वर को रेंट पे देना शुरू कर दिया। अब जो AWS का अब आपका जो है ना, ये जो पिछले वाली जो जो जितनी भी बात है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है। क्योंकि अब आपका जो काम है, अब आपका जो चीजें हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये क्या है? ये है क्लाउड। और क्लाउड कहाँ होता है, कहाँ बनता है? क्लाउड बनता है कहाँ पे? क्लाउड बनता है डेटा सेंटर के अंदर। डेटा सेंटर के अंदर। अब इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। देखिए, आपने कभी पार्किंग देखी है?
पार्किंग आप लोग रोजाना यूज करते हैं, बाइक्स की पार्किंग होती है, गाड़ियों की पार्किंग होती है, पार्किंग का आपको अंदर आइडिया है ना? दोनों से पूछ रहा हूँ मैं सवाल। जी जी सर। जी सर, जी पार्किंग सर। पार्किंग में क्या होता है, देखिए पार्किंग में क्या होता है कि एक पार्किंग, एक मखसूस एरिया, एक छोटा सा एरिया बना लिया जाता है। आपने बहुत सा, लाहौर में बहुत सारी पार्किंग होंगी जहाँ पे गाड़ियां लोग खड़ी करते होंगे और उसकी पे करते होंगे। जितना टाइम आपने वहां पे गाड़ी पार्क की, उतने हिसाब से आपने उनको पैसे दे दिए। तो आपको आपको एक स्पेस मिल जाता है, और स्पेस में आप जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उस गाड़ी को सिक्योर करना, उसकी मतलब देखभाल करना, सारी चीजें करना, ये किसका काम होता है? जो पार्किंग वाले, जो लोग मैनेज करते हैं या जो चीजें उसकी देखभाल करते हैं, वही मैनेज करते हैं। आप जितना टाइम वहां गाड़ी खड़ी करते हैं उसके हिसाब से आप उनको पे करते हैं। अगर 2 दिन आप खड़ी कर रहे हैं तो आप 2 दिन के पे करेंगे, या एक दिन खड़ी कर रहे हैं तो एक दिन की पेमेंट करेंगे। अगर आपने 1 घंटे की, 2 घंटे की आपने वहां पे खड़ी की है गाड़ी को, तो उस हिसाब से आप उनको पे करते हैं। और उनकी सिक्योरिटी और सब चीजें जो है, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो पार्किंग वाला जो मैनेज कर रहे होते हैं, जो पार्किंग जो जिनकी होती है, वो लोग करते हैं। अब पार्किंग यहाँ पे क्या है? डेटा सेंटर। ठीक है, डेटा सेंटर पार्किंग है, और उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स जो बना के उसको उसके अंदर जो सेटअप बनाया गया है वो क्लाउड का है। अब इसके अंदर अगर हम डेटा सेंटर के अंदर क्लाउड की बात करें, तो क्लाउड में फिर 2-3 चीजें और आ जाती हैं, जिसमें हम एस बोलते हैं। मेनली जो है वो बेसिकली ये है। अगर आपने पढ़ी होंगी थोड़ा बहुत, और मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ कि ये क्या है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। क्लाउड, अब डेटा सेंटर के अंदर आ गया क्लाउड, और क्लाउड के अंदर 3 टाइप के क्लाउड होते हैं अंदर, इसके अंदर। वैसे जनरली अगर आप देखें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक, और दूसरा होता है प्राइवेट। अब ये प्राइवेट और पब्लिक की डिटेल में आप अंदर ना जाए, सिर्फ ये देखें, सिर्फ इनके नाम से ही आप ज्यूम कर लें कि पब्लिक वो होता है जो सबके लिए है, और प्राइवेट वो होता है जो कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है। अब पार्किंग में भी यही सिस्टम होता है। पार्किंग ये होती है कि कोई पार्किंग का कुछ हिस्सा अगर आप उसको अलग से मतलब बाउंड्री लगा दें, या उसको आप अलग से रिजर्व कर दें कि ये फिलहाल कंपनी की गाड़ियां जो है ना, वही सिर्फ खड़ी होंगी बस, कोई और नहीं खड़ी कर सकता। लेकिन पब्लिक में क्या है कि कोई भी आए गाड़ी खड़ी करके चला जाए। ठीक है। और प्राइवेट में क्या है कि ये आपने कोई एक छोटी सी बाउंड्री बना दी, या थोड़ा सा आपने उसको सेपरेट कर दिया, या कोई ऐसी चीज लगा दी कि जहां से सिर्फ उसी कंपनी की गाड़ियां खड़ी होंगी, जहां पे उसने परचेज, जिसने स्लॉट की ली है, उसी की गाड़ियां खड़ी होंगी। अगर अगर स्पेस खाली भी है तो भी दूसरे लोग नहीं खड़ी कर सकते। वो कंपनी की रिजर्व पार्किंग है, जिसको रिजर्व पार्किंग हम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है जी। प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड जो है ना, ये रिजर्व पार्किंग है। और जो पब्लिक क्लाउड है जी ना, सर। ये पब्लिक है, इसके लिए कोई भी आए अपनी अपनी गाड़ी खड़ी करे, पे करे और चला जाए। आप सिर्फ इस क्लाउड को, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड को इस तरह से समझ लें कि वो रिजर्व पार्किंग है, और वो जो है ओपन है सबके लिए, पब्लिक पार्किंग है, जो भी आए गाड़ी खड़ी करे, पे करे और चला जाए। ठीक है। अब उसके अंदर भी अगर हम डीप में जाते हैं तो हमारे पास 3 टाइप ये आते हैं, एस, पास और सेस। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब ये क्या चीजें हैं। इसके इसके अंदर अगर हम डिटेल में जाएं, इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपने एक कर ली, आपने एक पार्किंग तो ले ली। ठीक है, पार्किंग आपने ले ली, लेकिन पार्किंग में आपने सिर्फ ये किया कि इस जो पार्किंग है, इसमें आपने पार्किंग ली, और उसमें आपने ये कहा कि मैं गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ और गाड़ी में आके ले जाऊंगा। ठीक है, मैं जब तक खड़ी हुई है तब तक आप इसको आप सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, कोई मतलब इसको चोर ना लेके जाए, और कोई ट्रैफिक पुलिस और इस तरह की चीजें वो कुछ ना हो। आप इसमें सिक्योर खड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा, और आप इसको इजीली जो है, इजी होके आप अपना काम शाम जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है, या किसी ऑफिस में जाना है, जो करना है आप कर ले। तो ये बेसिकली जो जो कि बहुत कम आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्किंग वाले जो, उसको आपने लॉक भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप चले गए। और दूसरा दूसरा टाइप जो है ना, वो ये है कि अगर आप
ये जो है, इसमें जो पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आप सिर्फ पार्किंग यूज कर रहे हैं बस। आप ना तो गाड़ी की चाबियां उनको दे रहे हैं, ना आप उनको सफाई के लिए गाड़ी दे रहे हैं, ना कुछ कुछ भी नहीं दे रहे। आप उनको सिर्फ वहां गाड़ी की पार्क करते हैं, अपनी लॉक करते हैं और चले जाते हैं, और जब काम खत्म करके आते हैं गाड़ी को लेके चले जाते हैं। तो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आपने सिर्फ उनकी स्पेस को यूज किया और कुछ भी नहीं। और पास में क्या आप थोड़ा सा इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं पास को प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में आपने आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है या सर अब थोड़ी थोड़ी कट रही है आपकी आवाज। कट रही है अभी कट रही है सर जी आवाज आपकी। दोनों साइड पे कट रही है? यस। जी जी। यस सर। ओके। कनेक्शन सर आपका मेरा ख्याल है थोड़ा सा बैंडविड्थ का इशू। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास दो है, मैं स्विच कर लूँ या अभी रहने दूँ? अगर थोड़ा बहुत सही चल रहा है तो अभी रहने दूँ। सर आपकी स्विच ही बीच कर लें सर। बीच बीच में से आवाज कटती है आपकी। मैं स्विच कर लेता हूँ। अभी आवाज आ रही है? जी और सर अभी आई। जी जी। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन ना दोबारा। क्लियर है सर। अभी सही है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। जी जी। और अब तो अभी तक। हाँ, ये असल में ये इंटरनेट आजकल थोड़ा डिस्टर्ब है, इस वजह से पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों डिस्टर्ब है। तो इस वजह से जो है वो इंटरनेट स्टेबिलिटी का एरर भी आ जाता है। और ये प्रॉब्लम वैसे यहाँ पे अच्छे हैं इंटरनेट, स्ट्रॉन्ग फाइबर है और पीटीसीएल है, इनके साथ कोई इशू नहीं होता। लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ से कोई प्रॉब्लम है कि इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो पास में क्या है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या है कि आपने पार्किंग भी ले ली, और उसके साथ आपने क्या किया कि आपने कुछ और सर्विसेज भी ले ली। यानी कि आपने जो है अपनी गाड़ी भी उनको दे दी, मतलब कीज भी दे दी, और आपने कहा कि इसकी सर्विस भी कर ले, मतलब इसकी जो है वो ये देखभाल कर लें कि वो उसका रेडिएटर का पानी भी चेक कर लें और गाड़ी की सफाई भी कर लें, और ऑयल और पानी और हवा वगैरह टायरों में और सारी चीजें चेक कर लें। यानी कि आपने कुछ ज्यादा काम उनके ऊपर दे दिया, उन पार्किंग वालों को। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एज का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या होता है कि हम सिर्फ ईसी टू इंस्टांस या एक एक वर्चुअल मशीन हम ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन ले लेते हैं और ईसी टू इंस्टांस ले लेते हैं। उसके अंदर वो उसकी कोई मतलब डेटा सेंटर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो सिर्फ हमें क्या क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन दे देते हैं और बोलते हैं कि अब आप खुद ही आपकी सर्वर की इंस्टॉलेशन करें, सारा काम खुद करें, इसकी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह सारी चीजें खुद देखें, सब कुछ काम करें। इसका ये उस कैटेगरी में आती है। यानी कि इसमें आपने जो पार्किंग की है वहां पे सिर्फ आपको गाड़ी वो सिक्योर रखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें कुछ आपको मैनेज सर्विसेज मिल जाती हैं। यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको वो देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी देते हैं और इसमें भी देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको मिलता है। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, और आपको एक आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन या ईसीयू इंस्टॉल मिल जाती है। इसके अंदर आपको और क्या एप्लीकेशन भी मिलती है। यानी कि एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, या और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं वो आपको मिल जाते हैं। कोई ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो मिलती है, लेकिन उसकी उसकी आप मैनेज और अनमैनेज दोनों चीजें ले सकते हैं। यानी कि अगर आप खुद से कॉन्फ़िगर करें, सब चीजें खुद से चलाएं तो भी आप करते हैं। अगर आप उनसे चलवाएं तब भी, जो डेटा सेंटर वाले लोग होते हैं उनसे चलवाएं तब भी आप ले सकते हैं। यानी कि ये तो बिल्कुल ही आप, कोई जिम्मेदारी नहीं होती डेटा सेंटर वालों की, आपको सिर्फ एक्सेस दे देते हैं और इसमें पार्शली वो कॉन्फ़िगर करते हैं, वो आपको चीजें करके देते हैं। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि गाड़ी भी आपकी नहीं है, वो पार्किंग वाले आपको गाड़ी भी वही दे रहे हैं। रेंट ए कार जिसको कहते हैं, कि वो सारा काम, उसकी देखभाल, उसकी ओनरशिप और सब चीजें उसके पास है। आपको सिर्फ आपको जब गाड़ी चाहिए हो, आप वहां से गाड़ी उठाएं, अपना काम करें और वापस आके उनको उनके हवाले कर दें। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल ऑफिस 365 है, इसका जीमेल है, जीमेल भी इसका एग्जाम्पल है।
जीमेल आपको देता है ना, आपको क्या देता है, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ, आपको सिर्फ क्रेडेंशियल मिलते हैं, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलता है, आप साइन अप करते हो, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हो, उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है और आप सिर्फ यूज करते हो। उसका बैकअप कब ले, किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी जगह पे उनका डेटा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, किस, आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो आपको एक्सेस देते हैं कि जीमेल के सर्वर्स कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, उसका डेटा कब कब जो है, उसका रिटेंशन पॉइंट्स क्या है, किस तरह से बैकअप होना है, किस तरह नहीं होना, सब चीजें आपको कुछ नहीं मैनेज करना, सारा काम उसको करना है। इसी तरह ऑफिस 365 का भी है, वो भी आपको सिर्फ क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन को यूज करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी तरह से हॉटमेल है, याहू है, ये जितने भी ईमेल सर्विसेज हैं, या आपको इस तरह से सेस मॉडल में और एप्लीकेशन भी मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, एलएमएस की एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स की हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो आपको इस तरह से इस मॉडल के अंदर मिलती हैं। उसकी पूरा जो मैनेज करना पूरा काम उनका डेटा सेंटर वालों का है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये चीजें, हम थोड़ी सी जनरल चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं। इसमें कोई सवाल बनता है किसी का, आमिर आपका सवाल बनता है, या फाद आपका कोई इसके अंदर कोई सवाल बनता है इन चीजों के अंदर, अगर पब्लिक प्राइवेट आसपास सास या वर्चुअलाइजेशन टाइप 1 टाइप 2, ईमेल सर्वर या स्टोरेज कंप्यूट नेटवर्किंग, इस पे कोई सवाल बनता है आप लोग, आमिर? नहीं सर। नहीं 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 सर, ठीक। कंटिन्यू करें? ये चीजें जो ना, करें करें सर। मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट किया है। ठीक है। तो क्योंकि हमें असल में अपने अपने टॉपिक की तरफ जाना है, वो है AWS क्लाउड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और बाकी चीजें आप नोट भी कर लें। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में और ज्यादा पढ़िएगा, स्टडी भी कर लीजिएगा कि हाइपरवाइजर जैसे टाइप 1 टाइप 2 कैसे होते हैं, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स कैसे होते हैं, आस पास और साथ ये किस तरह के मॉडल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आप अपने देख लीजिएगा। क्योंकि अब हम जो है AWS के क्लाउड पे जा रहे हैं। तो AWS का क्लाउड एक एक तरह का डेटा सेंटर्स है। अब AWS के क्लाउड किस तरह से काम करता है, AWS के क्लाउड ने क्या किया कि इन्होंने अमेजोन वेब सर्विसेज बेसिकली इनकी है, सबसे पहले इनका स्टोरेज इन्होंने क्या किया कि ये वाला जो सर्विस है कंप्यूट में, इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा क्लाउड बना लिया, और उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा क्लाउड बना लिया जिसमें सिर्फ उसने स्टोरेज, बहुत ज्यादा स्टोरेज अपने पास की, और सबको एक्सेस दे दिया कि अब आप अपना अकाउंट बनाएं यहाँ पे, और अपना जितना भी डेटा आपने अपलोड करना है आप अपने आप हमारे पास रख लें, और हम हमें आप मंथली या वीकली इतना पे करते रहें, और आप आपका डेटा सिक्योर होगा, और आप जितना चाहें उसको अपलोड करें। पहले सर्विस उन्होंने S3 की स्टार्ट की थी, स्टोरेज दिया था बस। उसके बाद फिर वो कंप्यूट में, बाकी चीजों में, एप्लीकेशन में, नेटवर्किंग में, सारी चीजों में आ गए थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने स्टोरेज से स्टार्ट किया था। अब क्योंकि उस वक्त जब इन्होंने पहली दफा बनाया था उसका डैशबोर्ड या सब चीजें कुछ अलग थे, अब कुछ और है। तो अब हम क्योंकि लेटेस्ट में करेंगे, पुराना तो हम कर नहीं सकते। तो AWS क्लाउड में हम सबसे पहले लॉगिन करके चीजों को चेक करते हैं कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। जो इसमें मेनली जो चीजें हैं वो बेसिकली इनकी सर्विसेज हैं, जो कि इनकी अपनी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज कैटेगरी वाइज बना के रखी हुई हैं, वो आप इनेबल करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। और उसकी सबसे पहले जो चीजों को समझना होगा, इनकी बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को समझना होगा कि इनकी बिलिंग जो है वो देखनी हो तो किस तरह से देखनी है और किस तरह से काम करनी है। इसकी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इसका फ्री टियर अकाउंट। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्री टियर अकाउंट वो होता है कि आपको सीखने के लिए, कुछ R&Ds करने के लिए कुछ सर्विसेज इन्होंने फ्री की हुई है AWS ने सीखने के लिए, तो उसको फ्री टियर अकाउंट कहा जाता है। और वो आप जब फ्री टियर अकाउंट बना लेते हैं तो उसमें आपको कुछ रीजन के अंदर आपको फ्री सर्विसेज मिलती हैं, और आप वो तमाम सी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं। लेकिन उसका टाइम होता है, 1 साल का टाइम होता है, और 750 आवर्स होते हैं। 750 आवर्स तक आप उसको, 1 साल के लिए बहुत होता है वो, काफी टाइम मिल जाता है आपको कि आप सारी लैब्स वगैरह कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियली आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन लर्निंग के लिए, सीखने के लिए आप उसको सर्विसेज को और इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी इसकी रीजन, रीजन किसको बोलते हैं?
रीजन, इन्होंने कंट्री वाइज अलग अलग रीजन्स में डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, और हर कंट्री के अंदर 2 से 3 उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि अगर कोई भी डेटा सेंटर बनाएगा ना, कोई भी कंपनी अगर डेटा सेंटर बनाएगी, मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें कि एक जैसे कि हाईसेक है, हाईसेक अगर अपना डेटा सेंटर बनाएगा तो डेटा सेंटर एक लोकेशन पे कभी नहीं बनता, डेटा सेंटर हमेशा 2 से 3 लोकेशन पे बनता है, क्योंकि जो प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी, अगर प्राइमरी का डेटा, अगर आपके पास प्राइमरी कोई लोकेशन है, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी यानी कि बैकअप चाहिए ही चाहिए। यानी कि आपने कुछ, जैसे कोई कंपनी अगर कराची बेस है, मैंने कराची में एक प्राइमरी बना दिया, और दूसरा मुझे मेरे पास या तो लाहौर या इस्लामाबाद में होना चाहिए, ताकि मैं अब यहाँ का डेटा, अगर यहाँ पे कोई भी मसला आता है, डिजास्टर होता है, तो मेरी वहां से रिकवरी हो सके। ये इसका क्लाउड का या डेटा सेंटर का ये फॉर्मेट होता है। तो आपको हर रीजन के अंदर 2 से 3 अवेलेबिलिटी जोन चाहिए होती है, यानी कि 2 से 3 जो है आपके डेटा सेंटर होने चाहिए। अब रीजन जो है उसको कंट्री वाइज कर दिया गया है, लेकिन असल में कंट्री वाइज है नहीं, क्योंकि इनके पास तकरीबन, जो एडब्ल्यूएस पूरी दुनिया में काम करता है, लेकिन इनके पास तकरीबन 52 से लेके 60 के दरमियान इनके जो है वो रीजन है, और अवेलेबिलिटी जोन इससे 3 गुना या 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वो डिटेल हम डैशबोर्ड में देखेंगे कि किस तरह से अवेलेबिलिटी जोन है, और किस तरह से इनके रीजन्स हैं, किस तरह से इनकी बिलिंग्स हैं। ठीक है, तो अब हम लॉग इन करते हैं अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट को, और उसमें फर्दर चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल जो सिर्फ देखें इसको, और अभी अभी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। मैं लॉग इन करने के लिए आपको टाइम दूंगा। ठीक है, मैं दोनों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी 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 सर। सर। ओके, ठीक है। देखें, इसमें ये मेरा अभी लॉगिन हुआ हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ इसको ओपन किया, तो इसने कोई यूजर ने पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं मांगा मुझसे, और डायरेक्ट ये लॉगिन हो गया। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे टॉप पे यहाँ पे आपका नाम आएगा, जिस नाम से आपने बनाया हुआ होगा, जिस नाम से आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ होगा। ये मैंने अपनी कंपनी के नाम से बनाया हुआ है, तो मेरे पास कंपनी का नाम आ रहा है। अगर आप अपने अपने नाम से बनाएंगे तो आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी आप जी लोगों को? जी जी आ रही सर। आ रही है, ओके। मैं स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। हेलो। जी हेलो, सर। स्क्रीन शेयर सर हो रही मुझे है? आवाज नहीं आ रही। अभी अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आवाज आ रही है सर जी दोनों जी मुझे सर को? आ रही है। ओके ओके, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में ग्लिच आया है अभी भी, लेकिन ठीक है, हो गया, अब हो गया। तो तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको देखना है। और बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को हमने सबसे पहले देखना है, कि सबसे पहले अगर हमने कॉस्ट, बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को देखना है, तो ये हमने इसके अंदर जाना है, इस ऑप्शन के अंदर, और हमने अपना कॉस्ट को देखना है, कि बिलिंग को डेली बेसिस पे, या जब भी आपने ये चीजें आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिलिंग को देखना। तो बिलिंग को क्यों के, क्योंकि हमें जो है एक तो फ्री टियर वाला अकाउंट में ऐसा ना हो कि कोई हमने रिसोर्स बना दिए और हम भूल गए। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है ना दोनों को? ठीक है, जी सर। जी जी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपने बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट आपने यहाँ से देखनी है। तो यहाँ से आपने बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को देखना है, और आपने ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंट वगैरह, ये हम बाद में इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट और मैनेजमेंट को देखना है, और दूसरी दूसरी चीज आपने यहाँ पे सर्विसेज, ये जो आपको एडब्ल्यूएस के साथ जो आपको एक एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, सर्विसेज का। तो सर्विसेज में आप जाएंगे तो ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो कि हमने कवर करनी है, और ये तमाम वो सर्विसेज हैं जो कि एडब्ल्यूएस के अंदर आती हैं। ठीक है, ये वो हैं जो आप रिसेंटली यूज करते हैं, तो एक हिस्ट्री बन जाती है कि आपने ये काम किया, तो इसको आप कंसीडर ना करें। ये तो सिर्फ वो सर्विसेज हैं जो हमने रिसेंटली अभी ओपन की है। असल में इनका कोई काम नहीं है। असल में सर्विसेज जो है वो ये हैं, इन सर्विसेज को हमने करना है। अब एनालिटिक्स को, एप्लीकेशन माइग्रेशन को, इनको हमने नहीं देखना, ये हमारे उसमें नहीं है। हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो आर्किटेक्ट का ट्रैक है, हमारा जो है मशीन लर्निंग का नहीं है,
और डेवलपमेंट का नहीं है। हमारा जो ट्रैक है वो बेसिकली इस वक्त जो है वो AWS किसका है, एसोसिएट आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो जिसको हमने पढ़ना है वो है कंप्यूट। सर्विसेज में जाएंगे आप, और सर्विसेज में सबसे पहला आपका जो आएगा ऑप्शन वो है कंप्यूट। तो आपने कंप्यूट को पढ़ना है। तो कंप्यूट में सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन होगा जिसको हम पढ़ेंगे वो है EC2, ये ऑप्शन। अच्छा, EC2 में क्या है कि अगर आप इसको जैसे कि अगर आपने इसको फेवरेट करना है या इसको आप चाहते हैं कि इस यहाँ पे शो होना चाहिए, यहाँ पे इस टास्क बार में शो होना चाहिए, तो आपने सिंपली यहाँ पे कंप्यूट में जाना है और इसको स्टार पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पे EC2 लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर हमने कोई EC2 इंस्टांस बनानी है, कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस, एक वर्चुअल मशीन बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बिलिंग पे आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बिलिंग सेक्शन आपके पास अभी खुला हुआ है। बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो ये बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा। अच्छा, इसमें इसको इस तरह इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि डॉलर रेट बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे ना पाकिस्तान में। अगर आपकी कोई रिसोर्स आपने बनाई है और वो चल रही है तो बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे बिल्स पे जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपने अपना बिल्स को रेगुलर मॉनिटर करना है। रेगुलर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज आपने कितना काम किया है और कितनी आपकी बिलिंग बनती है। वो सारी चीजें आपको डिटेल में आप उसको मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो फिर आपका बिल कभी भी ज्यादा नहीं होगा। अभी देखें कि अगर मैं अपनी इस वक्त बात करूं तो मेरे पास जो है जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक पेंडिंग में अभी चल रहा है ये मंथ। तो अभी सिर्फ $0.48 मेरा अमाउंट बना है, यानी कि मेरे पास इतना बिल आया। हालांकि मेरे पास फ्री टीयर अकाउंट नहीं है अभी, ठीक है। और इसको अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि आप सारी चीजें देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपके जो है, तो एक्सपेंड को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो तमाम डिटेल बता देगा। यानी कि मैंने जो सर्विसेज यूज की हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो 0.243 आवर्स मैंने यूज किया है। क्या यूज किया है मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई में एक T2 माइक्रो इंस्टांस इतना टाइम यूज की है, ठीक है। और मैंने क्या यूज किया है, मैंने ये यूज किया है जिसमें 0.30 मेरे पास बिल आया है। और ये क्या है, T2 माइक्रो इंस्टांस आवर 25.77 आवर्स, ये टाइम मैंने यूज किया है। वो कहाँ यूज किया है, किस रीजन में किया है, US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया में, ठीक है। इस तरह से आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि ये जितनी भी बिलिंग आपकी बनेगी उसकी आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बिल बना है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर मैं थोड़ा सा आपको अपनी पुरानी बिलिंग दिखाऊं कि ये मेरा जो अकाउंट है ये 2020 में बना है, ठीक है। अगर 2020 से लेके अगर मैं 2025 तक अगर इसको देख लूं तो 5 साल के अंदर मेरा $100 भी बिल नहीं बना टोटल, और मैं 24 घंटे इसको यूज करता हूँ। तो अगर आप इसको केयरफुली अगर यूज करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं इस चीजों को, तो कभी भी आपका बिल, मंथली बिल जो है वो $5 से ज्यादा नहीं आएगा। फिलहाल तो 1 साल तक तो कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी रिसोर्सेज बना के छोड़ देते हैं, इस वजह से आता है। और इसका एक और तरीका भी होता है कि आप इसकी लिमिट भी लगा सकते हैं, बजट बना के इसकी लिमिट भी लगा सकते हैं। तो लिमिट में फिर वो लिमिट क्रॉस कर, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगा आपको SMS और ईमेल आना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी मैं आपको बनाना बता दूंगा। अभी हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टांस पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम कोई भी क्लाउड यूज करते हैं तो वहां पे हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को यूज करते हुए हम एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे। और उस EC2 इंस्टांस के अंदर हम एक डिफॉल्ट सेटिंग में एक एक हम विंडोज सर्वर बनाएंगे। विंडोज सर्वर का आपको आइडिया होगा, विंडोज सर्वर आप विंडोज वगैरह यूज करते हैं तो आप विंडोज सर्वर से पहले से भी आपको पता होगा कि विंडोज सर्वर्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो विंडोज सर्वर की एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे और उसमें हम वेब सर्वर बनाएंगे, और वेब सर्वर में हम कोई सी भी एक वेबसाइट चला के देखेंगे, उसको वेब सर्वर बना के उसमें कोई सा भी हम कोड
पब्लिश करेंगे पब्लिक आईपी पे और देखेंगे ग्लोबली कि हमारी वेबसाइट किस तरह से काम करती है, किस तरह से चलती है। EC2 इंस्टांस पे हमारा जो है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है। बहुत सिंपल और इजी वे को हम आप इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ जाना है, आपने जाना है सर्विसेज में, और यहाँ पे आपने कंप्यूट में जाना है। कंप्यूट में आपने EC2 इंस्टांस, इसको भी आपने हाईलाइट करना है और इस EC2 इंस्टांस में चले जाना है। जैसे आप EC2 इंस्टांस में आएंगे तो ये आपके पास एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपने सिंपल एक डिफॉल्ट सेटिंग में एक अपनी EC2 इंस्टांस बनानी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ये क्लाउड का डैशबोर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने एक EC2 इंस्टांस सिंपल वे में आपने क्रिएट करनी है। तो सिंपल वे में EC2 इंस्टांस क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च EC2 इंस्टांस का टेब आ रहा है जो कि येलो हुआ है, आप इसको क्लिक कर लें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डैशबोर्ड में मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्टांसेस आप जो जितनी भी इंस्टांसेस आप बनाएंगे तो यहाँ पे रनिंग इंस्टांसेस में आपको शो होगा, और दूसरा आपको इंस्टांसेस जितनी भी इंस्टांसेस बनी होगी ऑफ हो या ऑन हो वो आपको यहाँ पे इंस्टांसेस में दिखाएगा। इस वक्त मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टांस नहीं बनी हुई। ठीक है, रनिंग तो कोई भी नहीं है लेकिन कोई ऑफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस बनाता हूँ विंडोज की। मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें आपको आपको नजर आ रही हैं? जी सर आ रही, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दें ये। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। आप डबल क्लिक जी करेंगे तो स्क्रीन सर। बड़ी, आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी आपकी। जी होगी सर, होगी होगी, हो गई? ठीक। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी अभी देखें, जैसे ही मैंने इंस्टांस लॉन्च पे क्लिक किया तो सबसे पहले मुझसे ये नाम पूछ रहा है कि आप जो मशीन बनाना चाह रहे हैं उसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ लाहौर। ठीक है, लाहौर VM मैंने इसका नाम रख दिया। मैं एक लाहौर VM बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप नंबर ऑफ इंस्टांसेस, यानी कि इस वक्त बाय डिफॉल्ट तो एक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 10 भी बनाना चाहें तो 10 बन जाएंगी एक जैसी, सारी की सारी एक जैसी 10 EC2 इंस्टांसेस बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने 10 नहीं बनानी, 2 3 5 जितनी चाहे यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन अभी हम एक ही बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक ही रखते हैं। और नाम हमने इसका लग दिया लाहौर, लाहौर VM। अच्छा, ये जो इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये इमेजेस हैं। तो अभी आज हमने जो बनाना है, हमने बनानी है जो EC2 इंस्टांस वो विंडोज पे बनानी है। तो हमने क्या करना है, विंडोज पे सिलेक्ट करना है, विंडोज को। ठीक है, विंडोज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये समझ लें कि आप जब कोई भी किसी भी सर्वर के अंदर या किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको DVD चाहिए होती है, यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, इमेज चाहिए होता है, ISO फॉर्मेट फाइल चाहिए होती है। ये वही समझ लें कि ये इमेज है। ठीक है, अब आपको आपको ये देखना है कि आपने जो जो अपनी स्पेक्स लेनी है, यानी कि जो मशीन लेनी है, यानी कि उसके अंदर रैम कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर CPU कितना होना चाहिए, उसके अंदर स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, वो ये है जिसको कहते हैं इंस्टांस टाइप। तो जो T3 जो है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। उसकी प्राइस भी आप देखेंगे तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो हमारे पास कैटेगरी में आ रहे हैं, Ubuntu है, लिनक्स है, विंडोज है, और उसकी प्राइस भी सामने आ रही है। ये पर आवर की प्राइसेस यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेट करके उसको पर मंथ, पर ईयर, पर वीक सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी हमने जो है वो कौन सा टाइप लेना है, हमने थोड़ा सा हायर साइड पे लेना है। T2 माइक्रो नहीं लेना और T3 माइक्रो नहीं लेना, हमने लेना है मीडियम, T3 मीडियम लेना है, ताकि हमारी जो विंडोज सर्वर की जो है वो सही से चल सके। क्योंकि जो T3 माइक्रो जो फ्री है, आपके पास ये फ्री में आ रहा होगा, मेरे पास तो फ्री में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट है। आप लोगों के पास ये फ्री टीयर में आएगा, लेकिन फ्री टीयर में ये 2 CPU 1 GB रैम के साथ अगर सर्वर आप चलाएंगे, कोई भी आपके पास 2 CPU हो और 1 GB रैम हो, तो विंडोज सर्वर चलने में बड़ा मसला करेगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हेवी साइड पे आप अगर इसको मीडियम पे रख लेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 CPU और 4 GB रैम है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं भी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी T3 मीडियम को कर लीजिएगा ताकि आपके 2 CPU हो, 4 GB रैम है, तो ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है थोड़ा बेहतर तरीके से चल जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है की पेयर। की पेयर क्या है, पासवर्ड है। जैसे नॉर्मल पासवर्ड होता है तो इसके अंदर एक पासवर्ड जनरेट करने का इंक्रिप्टेड पासवर्ड होता है जिसको
की बोलते हैं, और की पेयर है ये। बेसिकली ये आपको जनरेट करनी पड़ती है, की पेयर बनाना पड़ता है, जिसमें हमने, अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके वही पुराना वाला यूज कर सकते हो। अगर नहीं बनाया हुआ तो आपने क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपने नाम देना है, क्योंकि हमने नाम कौन सा रख रहे हैं, हम इस नाम रख रहे हैं लाहौर वीएम की। ठीक है, ये हमने इसको पासवर्ड। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। विंडोज के लिए एक ही ऑप्शन आता है RSA, और प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट के लिए .pem और .ppk। .ppk जो है ज्यादातर पुट्टी के लिए यूज होता है, और OpenSSH.pem होता है। विंडोज के लिए नॉर्मली लोग .pem को यूज करते हैं। और जैसे ही आप इस की को क्रिएट करेंगे तो ये आपके आपके अपने लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएगी। जैसे जैसे कि ये की जो है यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब मेरे पास की तो आ गई। तो अब मुझे यहाँ पे सारी चीजें जो नेटवर्किंग सेटिंग्स है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, मुझे सारे डिफॉल्ट रखने हैं अभी अभी मुझे, क्योंकि फिलहाल हमने अभी कुछ और चीजें पढ़ी नहीं है, VPC सिक्योरिटी ग्रुप हमने कुछ अभी किया नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने सारी चीजें जो है बाय डिफॉल्ट रखनी है। और एक हम सिक्योरिटी ग्रुप में एक चीज हमें चाहिए होगी, HTTP, ताकि हम अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को चला सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको चेक लगा देते हैं। एक तो RDP जो कि रिमोट डेस्कटॉप हमें मिले, और दूसरा प्रोटोकॉल हमने फायरवॉल के अंदर कौन सा इनेबल कर दिया, HTTP। सिक्योरिटी ग्रुप में हम ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये RDP और HTTP हैं क्या, और इसको किस तरह से इनेबल और डिसेबल किया जाता है। लेकिन अभी हमने बाय डिफॉल्ट इसको लेना है, तो दोनों चीजों को हमने चेक लगा देना है, और उसके बाद हमने लॉन्च EC2 इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास जो एक EC2 इंस्टांस विंडोज की बन चुकी है, बल्कि बन रही है और प्रोसेस में है। और जब आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टांस में जाएं, और इंस्टांस में जाने के बाद आपने सिंपली, आपके पास एक T3 मीडियम की जो है वो इनिशलाइजिंग में आ रही है। तो इसका मतलब है ये आपकी जो विंडोज है वो बन रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। स्टेटस चेक में आप चेक करेंगे तो ये इनिशलाइजिंग है। इनिशलाइजिंग का मतलब है ये प्रोसेस में बन रही है। तो आपने जब तक इसका स्टेटस नहीं आता 2x2, 2x2 का मतलब होता है अप एंड रनिंग, जब तक वो नहीं होता तब तक आपने थोड़ा सा वेट करना है। और जैसे ही इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा तो आप इसको कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको रिफ्रेश, यहाँ पे इसी पेज के अंदर ही दिया हुआ है रिफ्रेश का बटन, तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। जब भी रिफ्रेश का मैं आपको बोलूँ कि आप रिफ्रेश कर लें, तो आपने यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना, ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना, बल्कि इसका अपना एक रिफ्रेश बटन दिया हुआ होता है जिसको आप रिफ्रेश कर सकते हो। दोनों को क्लियर है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है दोनों को? यस यस सर। सर। नजर आ रही है? ठीक है। जी सर। ठीक है। ओके, तो अभी इसको रिफ्रेश कर लिया। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको कनेक्ट पे क्लिक कर लें। ये कनेक्ट क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें किस मेथड से क्लिक इसको कनेक्ट करना है, RDP क्लाइंट के थ्रू करना है। जैसे RDP क्लाइंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज ये आ रही है कि डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, इसको आप डाउनलोड कर लें। एक तो आपने पहले ही की डाउनलोड की हुई है, और दूसरा आपने डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल करनी है। ये भी, अब आपके पास दो चीजें होंगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर, दो चीजें आपने डाउनलोड कर ली, एक RDP फाइल और दूसरा .pm की, यानी कि पासवर्ड। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पासवर्ड, क्योंकि आपने जो की बनाई है वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तो आपको तो पासवर्ड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, लेकिन पासवर्ड तो आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। गेट पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये कहेगा कि आप वो जो फाइल आपने डाउनलोड की है ना .pm की उसको अपलोड कर दें। तो मैं क्या करूंगा, डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पे जो की हमने बनाई थी उसको मैंने सिलेक्ट। अब इस तरह की होती है। अब ये की तो इसको समझना तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पासवर्ड में। तो इसको यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड बन जाएगा। अब ये बन गया पासवर्ड। इसको आप कॉपी कर लें, और जो आपकी फाइल डाउनलोड में आपने RDP डाउनलोड की थी उस पे जाके आपने क्या करना है, सिंपल उसको कनेक्ट करना। अब आपके पास, आपसे वो पासवर्ड मांग रहा है जो कि आपने पासवर्ड बनाया हुआ है, तो इस ये पासवर्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें।
और इसको कनेक्ट करके, सिंपल। अब आप यस करेंगे तो ये आपके पास विंडोज आपकी खुल के आ जाएगी। अब आपके पास ये विंडोज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट हो गया और ये विंडो आपके पास विंडोज पर आ गई। अंदाजा हो गया? जी सर। आमिर आपको तो इसका आइडिया होगा, और फहद आपको है आइडिया विंडोज सर्वर का? नहीं सर, ऐसा सच आइडिया तो नहीं है, आपने अभी बताया है तो ये थोड़ा बहुत समझ हाँ आया। ठीक है, बिल्कुल। आप इसी को आप रिपीट करेंगे चीजों को तो आपको आस्ते आस्ते ये चीजें समझ में आ जाएगी। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी जी, रिकॉर्ड भी हो रहा है। बस ठीक है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, सर ये आतिफ ने नहीं ज्वाइन किया आज। जी, सॉरी। सर सर आतिफ ने नहीं ज्वाइन किया आज, वो कोई। वो मेरे ख्याल में कहीं उसमें है, किसी कोई गेस्ट आए हुए हैं उनके पास। उनको मैसेज यस आया था सर मुझे ठीक। मुझे मैसेज आया था उनका। अच्छा अच्छा। वो गेस्ट आए हुए हैं तो उन्होंने इस वजह से जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने मुझे बता दिया था 8 बजे तक ना। तो हमारे पास एक ठीक ठीक। विंडोज सर्वर आ गया। अब हम, क्योंकि विंडोज सर्वर तो हमारे पास आ गया अब, लेकिन अब हमने विंडोज सर्वर का करना क्या है, ये सवाल बनता है ना कि हमने एक विंडोज सर्वर बना लिया, अब हम इसको एक वेब सर्वर बनाना चाहते हैं। तो वेब सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वेब सर्वर को इनेबल करना पड़ेगा। वेब सर्वर विंडोज सर्वर के अंदर बिल्ट इन होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं होता, तो आपको करना पड़ता है इनेबल। और इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास वेब सर्वर आ चुका होगा तो उसके में हम क्या करेंगे, सर्वर में यहाँ पे जो सर्च इसका इसका जो मेन्यू आ रहा है, इस मेन्यू के अंदर आपने सर्वर मैनेजर पे जाना है। सर्वर मैनेजर एक ऐसी यूटिलिटी या ऐसी सर्विस होती है जो कि सारे सॉफ्टवेयर वहां पे मौजूद होते हैं, सारे जो भी आप सर्विसेज कहे हैं विंडोज सर्वर की, तो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो सर्वर मैनेजर में जाएंगे तो ये इनेबल आप वहां से कर सकते हो। हमें विंडोज के अंदर जो वेब सर्वर होता है वो कौन सा होता है, IIS के नाम से होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर सर्विसेज। तो वो आप उसको यूज कर सकते हो, उस टैब को। विंडोज सर्वर मैनेजर जो है वो ओपन हो रहा है। आपको नजर आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, जी सर अब आई आवाज। ओके, सबसे पहले तो अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं नहीं सर। आ रही सर। ओ, 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 मेरे ख्याल में मुझे अभी नहीं सर अभी नहीं आई। नहीं नहीं आ रही। आ गई सर आ गई। आ गई जी सर। आपके पास, जी जी आ गई। आमिर? आ गई? जी आ गई सर, आ गई आ गई। ओके ओके, तो सबसे पहले तो हम अपनी जो हमने सर्वर मैनेजर को इनेबल किया हुआ था उसमें जाते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट हमें आया है तो इसको हम डोंट शो कर देते हैं, ये नहीं आएगा अब दोबारा। तो अब हमें, हमारे पास जो ये लोड हो रहा है, सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद हमने क्या, कहाँ जाना है, सबसे पहले जो एड रोल एंड फीचर्स में जाना है, रोल एंड फीचर्स में जाना है। हम रोल एंड फीचर्स में जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे, और इसको रोल बेस्ड फीचर एंड इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन इसको नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद जब ये आपके पास सर्विसेज कुछ आ रही होंगी तो आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है। वेब सर्वर आपको पता है ना, IIS मैंने जो नाम लिया था, तो इसको आपने चेक लगाना है। जैसे इसको चेक लगाएंगे तो ये एड फीचर्स में आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट कर, क्योंकि ये आपने सर्विस तो पहले से मौजूद है, सिर्फ इनेबल करनी है। तो नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। अब आपकी जो IIS की सर्विस है वो इंस्टॉल हो रही है। अब इसको, इसके ऊपर कोई हमें मतलब जब तक ये IIS का वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाए तब तक हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे। ये मेरा पास डेस्कटॉप है। मुझे कोई सा भी कोड चाहिए, मतलब HTML का कोई कोड चाहिए, या HTML का कोड नहीं भी, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं सर है। आपकी आवाज कट रही।
कट रही है? मैं अभी अभी दोबारा अभी चेक करें। सर आवाज कट रही है हाँ आपकी। जी अभी सही है? सर, थोड़ी थोड़ी कटती है। अभी सही आ रही है सर आवाज अभी आपकी, सही आ लेकिन रही है? थोड़ी थोड़ी कटती है बीच में। ठीक है, मैं इंटरनेट इसको वो कर लूंगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये वाला टॉपिक मुझे जो ना इसको कंप्लीट कर लेने दें। ये अभी इंस्टॉलेशन रुक जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा। अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई परमानेंटली इसका वो भी कर लेता हूँ। अच्छा, लाहौर में कुछ इंटरनेट का इश्यूज है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी और जगह से क्लास हो रही थी तो वो तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। लाहौर में कोई इंटरनेट का मसला है क्या अभी? नहीं नॉर्मली सर, आप ऐसा है नहीं आप सर, इधर तो कोई कोई नहीं है फिलहाल अभी तो। अभी नहीं है कोई? नहीं नहीं, नहीं कोई सर। इस तरह का। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है? सिंपली हमने करना ये है कि इस पे हमने एक कोई सा भी अपने HTML की एक कोड बना ले सिंपल सा, और कोड इस पे रन करना है। हम डेस्कटॉप पे एक सिंपल सा कोड बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई सा भी कोड बना लेता हूँ, या मैं डिफॉल्ट में जैसे कि मैंने अभी एक टेक्स्ट, एक नोटपैड का एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, और इस पे मैंने छोट इसमें सिंपल मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम टू डेवो जॉब रेडी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, HTML में इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं इस नोटपैड की फाइल को HTML में सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं डेस्कटॉप पर पाथ दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगी फाइल, और इसको मैं ऑल फाइल्स करके और इसका नाम दे देता हूँ index.html। ये मैंने इसका नाम दे दिया, और मैंने इसको सेव कर लिया कहाँ पर? मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। अब सिंपली मुझे करना क्या है, ये जो मैंने मैसेज यहाँ पे इस फाइल के अंदर दिया, इस फाइल को आप चाहें तो डिलीट कर सकते हो लेकिन इस ये जो मैंने एक कोड बनाया है HTML का, मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ पब्लिक आईपी पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे जाना होगा ब्राउज करके, मुझे मुझे जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी के बाद मैं सी ड्राइव में जाऊंगा, और सी ड्राइव में सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आ रहा है इनिट पब का। एक मिनट में पानी पी लूं। जी, सबसे पहले जो सब टॉप पे इनिट पब का एक डायरेक्टरी आ रही है, एक फोल्डर आ रहा है, मुझे इस पे जाना है। और इसमें आपके पास आ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में जाना है, और जो बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें बनी हुई है, जो डायरेक्टरीज बनी हुई है, उसको मैंने रिमूव कर दिया, और ये अपनी वाली फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दी। मुझे सिंपली करना क्या है? अब अगर मैं इसी पेज को इंटरनेट के थ्रू देखना चाहता हूं, तो मुझे पब्लिक आईपी पे जाना पड़ेगा। अपनी पब्लिक आईपी देखनी पड़ेगी कि मेरे पास पब्लिक आईपी जो EC2 इंस्टांस पे मुझे मिली है वो कौन सी है। तो इस वक्त मुझे पब्लिक आईपी जो मिली है वो बेसिकली ये है। मैं इस पे इंस्टांस आईडी पे अंदर जाऊंगा, और ये पब्लिक आईपी को कॉपी करूंगा, और अपने पास यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसमें याद रखें कि यहाँ पे आपने HTTPS पे नहीं खोलना, बल्कि HTTP पे खोलना है। जैसे आप खोलेंगे तो वेलकम टू डेवलप जॉब रेडी प्रोग्राम आ जाएगा, और यही लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने अपने पीसी पे, अपने अपने लैपटॉप पे खोल के देख लें। अच्छा, आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे नहीं है?
व्हाट्सएप पे मुझे दोनों आप ऐड कर लें, मैं आपको किस तरह से मैं जी सर, आपको आपको नंबर। चैट पे दे रहा हूँ। चेक पे। मैं दोनों को चैट, जूम की चैट जूम की चैट पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आ गया दोनों के पास? आप इसको, इस लिंक को खोल के देख लें। सर मुझे। आ गया आपके पास आमिर? ठीक है सर, आ गया। आपके पास आ गया, जी ओके। जी, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब करना ये है कि सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करूंगा। और आमिर, पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे अपनी, और अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। उसके ऊपर आपने एक डमी पेज जैसे मैंने अभी बनाया है HTML का, वो आपने बनाना है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर ठीक है करें सर। और लॉगिन करें। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ।